मेरा नाम सबा है। ये कहानी लिखते हुए मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। काश कि आज मैं जिंदा ही ना होती, अपनी माँ के साथ ही मर गई होती, तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। क्योंकि इस कायनात में किसी भाई ने भी अपनी बहन के साथ ऐसी घटिया हरकत नहीं की होगी जो हरकत मेरे सके भाई ने मेरे साथ की थी। आज मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही। मेरा एक ही बड़ा भाई था जिसका नाम फाहद था। भाई की उम्र तकरीबन 30 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। वो शादी की बात करता तो अम्मा उसे बुरी तरह डांट देती और कहती कि अभी अपनी शादी के बारे में मत सोचा कर, तुझ पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। अम्मा की बात सुनकर भाई गुस्से में अपने कमरे में बंद हो जाता। आए दिन घर में ये झगड़ा होता रहता था और मैं खामोशी से ये सब तमाशा देखती थी। मुझे भाई ठीक लगता था कि जिसकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक शादी की खुशी नहीं देख सका था। मगर अम्मा का कहना था कि अगर तेरे भाई की शादी करवा दी तो फिर वो हमें छोड़कर बीवी का हो जाएगा। तेरा बाप जिंदा नहीं है, इस घर का खर्चा तेरा भाई चलाता है और मुझे तेरी शादी भी करनी है। पहले अगर तेरे भाई की शादी करवा दी तो तू सारी जिंदगी इसी दहलीज पर बैठी रह जाएगी और अपनी भाभी की मुलाजमा बन जाएगी। अम्मा के दिल में ये खौफ कुंडली मारकर बैठा था कि अगर भाई की शादी हो गई तो वो हमारा नहीं रहेगा और हम माँ बेटी रुल जाएंगे। मैं अपने भाई से पूरे 8 साल छोटी थी और 22 साल की हो गई थी। गरीबी की वजह से मेरे रिश्ते नहीं आ रहे थे और यही वजह थी कि अम्मा बहुत परेशान थी। वो इसी इंतजार में थी कि पहले मेरा रिश्ता होकर शादी हो गई तो वो फिर भाई के हाथ पीले करेगी। लेकिन ना ही मेरा रिश्ता हो रहा था और ना ही भाई की शादी हो रही थी। मैं तो लड़की थी, अपने जज्बात खुलकर किसी से बयान नहीं किए थे। लेकिन भाई आए दिन झगड़ा करता, अम्मा से कहता कि छोटी के लिए कब तक मुझे भी बिठा कर रखेगी, मेरी शादी करवा दो, जब उसके नसीब में होगी तो उसकी शादी भी हो जाएगी। मगर अम्मा को ना ही भाई पर भरोसा था और ना ही आने वाली बहू पर, इसलिए अम्मा ने हर बार साफ इनकार कर दिया। और जब कभी भाई ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता तो अम्मा छुरी उठाकर अपनी कलाई पर रख देती। फिर सारा किस्सा वहीं खत्म हो जाता और भाई अपने कमरे में बंद हो जाता। अम्मा इस किस्से को हमेशा अपनी जीत समझती और उसे लगता कि इस तरह उसने मेरे मुस्तकबिल को महफूज कर लिया है। अम्मा बहुत ही मासूम थी, वो समझ ही नहीं सकी कि ये सब करके उसने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। अम्मा मेरे लिए तरह तरह के रिश्ते देख रही थी, लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था कि कोई मुझे पसंद नहीं करता था। इसी तरह मैं 25 साल की हो गई और भाई 23 साल का। लेकिन ना ही मेरे हाथों में मेहंदी रची और ना ही मेरे भाई की जिद पूरी हुई। अब भाई ने शादी का जिक्र करना भी छोड़ दिया था। अलबत्ता भाई की हरकतें कुछ अजीबो गरीब सी हो चुकी थी। वो रातों को देर से आता था, सुबह उठता तो उसकी आंखें सुर्ख होती और वो हम में से किसी से बात नहीं करता था। भाई के अंदाज जब भी मुझे ज्यादा ही अजीब लगे तो मैंने अम्मा से कहा कि भाई को क्या हो गया है। अम्मा कहने लगी कि ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सब करके तेरा भाई जताना चाहता है कि हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। लेकिन मैं भी तुम दोनों की माँ हूँ, इतनी आसानी से उसके ड्रामों में नहीं आऊंगी। जब तक तेरी शादी नहीं होती उसका नंबर नहीं आएगा। अम्मा अब भी अपनी जिद पर कायम थी, जबकि मुझे लग रहा था कि भाई के साथ कुछ और ही मामला है। लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं भाई से सवाल जवाब करती। मुझे तो भाई के गुस्से से ही डर लगता था। वो पहले ही बहुत सख्त लहजे में बात करते थे और कभी कभी तो नफरत से मुंह फेर लेते। मैं हर दुआ में यही मांगती कि हम दोनों बहन भाइयों की किस्मत बदल दे और हमारी जिंदगी में खुशियां आ जाएं। और फिर एक दिन मेरी ये दुआ कबूल हो गई। मेरे लिए एक अच्छे घराने से रिश्ता आ गया। लड़के की उम्र ज्यादा थी, लेकिन अच्छे खाते पीते लोग थे, इसलिए अम्मा को कोई एतराज ना हुआ और अम्मा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि अब मेरा रिश्ता हो गया है तो मेरे भाई का भी रिश्ता जल्दी हो जाएगा। अम्मा ने अब तक भाई की शादी ना करके उनकी कमाई से बहुत सारा पैसा जोड़ लिया था और फिर मेरी शादी भी हो गई। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गई थी। मेरा शोहर बिलाल बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने खुश दिली से मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया था और काफी हद तक मेरी जिंदगी में खुशियां आ गई थीं।
जब मैं जिंदगी में आगे बढ़ी तो मुझे यही फिक्र सताने लगी कि अब मुझे अपने भाई की शादी के लिए हाथ पांव मारने होंगे। मैंने अपने ससुराल के कुछ लोगों से भी कह दिया कि मेरे भाई के लिए लड़की तलाश कर दें। अम्मा खुद भी अब लड़कियों की तलाश में सरगर्म हो गई थी, लेकिन किस्मत ने मौका ही नहीं दिया और माह रमजान के लगते ही मेरी माँ बहुत बीमार हो गई और फिर 27वें रोजे वाले दिन मेरी माँ ने मेरी आंखों के आगे ही दम तोड़ दिया था और मेरी दुनिया वीरान हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आया था कि अम्मा अचानक ही इस दुनिया से चली गई थी। भाई काम पर गया हुआ था। मैंने उसे फोन करके बुलाया तो वो फौरन से घर आ गया। अम्मा की तदफीन का इंतजाम शुरू हुआ और घर सोगवार हो गया। धीरे धीरे सब लोग वापस चले गए और घर में सिर्फ मैं और मेरा भाई बच गए थे। अम्मा के इंतकाल पर भाई बिल्कुल खामोश था। ना ही मैंने उसे रोते हुए देखा था और ना ही बात करते हुए देखा था। सबके जाने के बाद जब मैंने भाई से बात करनी चाहिए तब भी वो मुकम्मल तौर पर खामोश था। बिलाल चाहते थे कि मैं वापस अपने ससुराल चलूं, लेकिन मैं भाई को छोड़कर नहीं जा सकती थी। इसलिए मैंने बिलाल से कहा कि मैं कुछ दिन भाई के साथ ही रहना चाहती हूँ। अब मैं ईद के बाद ही आऊंगी। मेरी बात सुनकर बिलाल सोच में पड़ गए और फिर कहने लगे कि मैं तुम्हें तो यहाँ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अम्मा भी बड़े भाई के पास गई हुई हैं। अलबत्ता हम तुम्हारे भाई फहद को कुछ दिन अपने घर रख लेते हैं। जब तक इसकी शादी नहीं हो जाती ये हमारे साथ रह सकता है। मुझे यकीन था कि मेरा भाई कभी इस बात के लिए राजी नहीं होगा, लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मेरा भाई इस बात के लिए तैयार हो गया। मेरे घर में मैं और बिलाल ही रहते थे। शायद इसी वजह से भाई को कोई इतराज नहीं हुआ था। खैर, भाई अपना मुख्तसर सा सामान लेकर हमारे घर शिफ्ट हो गए। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं जल्दी उनकी किसी अच्छी जगह शादी करवाऊंगी और फिर वो वापस अपने घर में आबाद हो सकेंगे। मेरी इस बात पर भी भाई बिल्कुल खामोश थे। पहले तो वो शादी के नाम पर उछलते थे, मगर अब उनकी जिंदगी में इस लफ्ज की कोई अहमियत बाकी नहीं रही थी, या फिर शायद अम्मा के चले जाने पर वो बहुत ही ज्यादा गमगीन थे। मैंने सोचा था कि कुछ दिन उन्हें अपने घर में रखकर उनकी खिदमत करूंगी तो वो नॉर्मल हो जाएंगे और फिर मैं भाई को लेकर अपने घर चली आई थी। मैंने अपने बेडरूम के साथ वाला कमरा ही भाई को दिया था। मैं पूरे 3 दिन बाद घर लौटी थी। घर भी बहुत गंदा पड़ा हुआ था। मैंने सफाई का काम शुरू किया और फिर खाना बनाकर फारिग हुई तो मुझे भाई का ख्याल आ गया। मैं भाई को बुलाने के लिए उनके कमरे में गई तो वो लेटे हुए थे। मैं उनके पास ही बैठ गई। भाई ने अचानक ही मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, अम्मा ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की है। तुम्हारी शादी तो करवा दी, लेकिन मेरी शादी करवाए बगैर ही इस दुनिया से चली गई। मैंने अपनी सारी जिंदगी बस यही सोचकर मेहनत करते हुए गुजार दी कि एक ना एक दिन मेरी जिंदगी में भी खुशी आ जाएगी, लेकिन अब तो अम्मा भी इस दुनिया में नहीं रही। भाई का अंदाज बहुत ही अजीब था। उसकी नजरें मेरे वजूद पर जमी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बहुत गौर से देख रहे हों। मैंने आज से पहले कभी भाई की ऐसी नजरों को महसूस नहीं किया था, इसलिए गड़बड़ा गई। मैं भाई को जबरदस्ती खाने के लिए उठाकर डाइनिंग टेबल पर ले आई। भाई ने 2-4 लुकमे ही लिए और उसके बाद वो खामोशी से बैठे रहे। उनकी नजरें मुझ पर और बिलाल पर जमी हुई थी। बिलाल खाने के दौरान सारे दिन की मसरूफियात के बारे में बात करते थे और अब भी वो बातों में ही मसरूफ थे। उनका ध्यान भाई की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बार बार मेरी तवज्जो भाई पर जा रही थी। मुझे लग रहा था कि वो मेरे घर में आकर पुरसुकून नहीं है, इसलिए तो मैं खुद अम्मा के घर में रुकना चाहती थी, लेकिन बिलाल की खातिर मुझे वापस आना पड़ा था। अब मुझे जल्द से जल्द भाई की शादी के लिए कुछ करना था और उस वक्त भी मैं यही सोच रही थी। रात हुई तो भाई अपने कमरे में चले गए। मैं और बिलाल भी सोने के लिए आकर लेट गए थे। मुझे गुमसुम देखकर बिलाल पूछने लगे, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या अम्मा की याद आ रही है? मैंने बिलाल से कहा कि अम्मा को तो जाना था, वो चली गई, लेकिन अब मुझे भाई की फिक्र है। उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, अब उनकी शादी हो जानी चाहिए। मेरी बात सुनकर बिलाल कहने लगे कि मेरे ऑफिस में 1-2 लड़कियां हैं जिन्होंने अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करने की खातिर शादी नहीं की है। तुम कहो तो मैं बात करता हूँ
ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने बिलाल से कहा कि ठीक है, आप भाई के रिश्ते के लिए बात करें, फिर मैं खुद लड़की देखूंगी। बिलाल से बात करके मेरा दिल हल्का हो गया था। इसी तरह 2 दिन गुजर गए और फिर बिलाल ने ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मैं परेशान हो गई। वो कहने लगी कि मेरी अम्मा अब कुछ दिन हमारे घर गुजारेंगी। बड़े भाई के घर से वो वापस आ रही हैं। इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया था, क्योंकि अब घर में मेरा भाई भी रहता था और मुझे डर था कि कहीं मेरी सास को इस बात पर कोई एतराज ना हो, क्योंकि ये बात मैंने उन्हें नहीं बताई थी। लेकिन ऐसा ही हुआ। मेरी सास को आए अभी 2 दिन ही गुजरे थे। एक दिन नाश्ते पर उन्होंने ऐसी बात कही कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो कहने लगी कि आधी रात को तुम्हारा भाई तुम्हारे कमरे में क्या करने के लिए आता है। मैंने चौंक कर अपनी सास को देखा और कहा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे और बिलाल के कमरे में मेरा भाई क्यों आएगा, और वो भी आधी रात को। बिलाल भी मेरे साथ ही बैठे थे। वो भी हैरत से अपनी माँ को देखने लगे। मेरी सास ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बहू, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारा भाई आधी आधी रात को तुम दोनों के कमरे में दाखिल होता है। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि उसका वहाँ क्या काम है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, मेरा भाई भी नाश्ते के लिए चला आया। उसने मेरी सास की बात सुन ली थी। वो एकदम ही नाराज हो गया और कहने लगा, आंटी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मेरा भला अपनी बहन के कमरे में क्या काम है? मैं तो सारा दिन नौकरी करता हूँ और शाम को थका हारा आता हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी वजह से तकलीफ हो रही है तो मैं वापस चला जाता हूँ। भाई उठकर जाने लगे तो मैंने फौरन रोक लिया और उससे माजरत की। कहा कि अम्मा को कोई गलत फहमी हो गई होगी, आप बैठकर नाश्ता करें, ऐसी कोई बात नहीं है। बिलाल ने भी भाई को रोका तो वो बैठकर नाश्ता करने लगे। अलबत्ता मेरी सास के चेहरे का रंग जरूर उतर गया था। कुछ देर बाद मेरा भाई ऑफिस चला गया और बिलाल भी निकल गए। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी कि बहू, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, तुम्हारा भाई वाकई कुछ ठीक नहीं है। मैंने गुस्से से अपनी सास से कहा कि आप यहाँ 2 हफ्ते की मेहमान हैं, बेहतर होगा कि घर के मामलात में दखल अंदाजी ना करें और खासकर मेरे भाई के हवाले से तो कोई बात ना करें। मेरी बात सुनकर सास को बहुत गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि एक ना एक दिन तुम्हें अपने इस रवैये पर पछताना पड़ेगा। वो अपने कमरे में वापस चली गई थी और मैं उनकी बात पर परेशान रह गई थी। ना जाने वो क्या कह रही थी और क्या जताना चाहती थी। फिलहाल तो मुझे ऐसा ही लगा था वो मुझे धमकी देकर गई हैं। शाम को जब मैंने बिलाल को ये बात बताई तो वो कहने लगे, तुम परेशान ना हो, गर्मी की वजह से मैं अक्सर कमरा खुला छोड़ देता हूँ, अब हम कमरा लॉक करके सोया करेंगे। बिलाल की इस बात ने मेरा दिल बहुत दुखाया था। मैंने बिलाल से कहा कि क्या आपको भी मेरे भाई पर शक है जो कमरा लॉक करने की बात कर रहे हैं? वो कहने लगे, ऐसी बात नहीं है, बस जब तक अम्मा यहाँ हैं हमें ख्याल रखना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ से खफा होकर जाएं। और फिर बिलाल ने कमरा लॉक करके सोना शुरू कर दिया। ऐसे ही दिन सुकून से गुजरे थे। फिर मेरी सास ने एक नया शोशा छोड़ दिया। कहने लगी कि तुम्हारा भाई तुम्हें नशे की दवाएं देता है, पता नहीं वो तुमसे किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है या फिर क्या चाहता है। मैं और बिलाल दोनों ही मेरी सास के कमरे में बैठे थे। उनकी बात सुनकर मेरा गुस्से से खून खौल रहा था। उन्होंने एक नया मसला खड़ा कर दिया था। मैंने बिलाल की तरफ देखा तो वो माँ से पूछने लगे कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? फहद तो बड़ा अच्छा लड़का है, हम लोग उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ताकि जल्द उसकी शादी कर दें। मेरी सास कहने लगी, मुझे तुम लोगों की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन फहद के तौर तरीके कुछ ठीक नहीं है। पहले वो आधी आधी रात को तुम दोनों के कमरे में जाता था और कल रात मैंने उसे खुद तुम लोगों के दूध में दवा मिलाते हुए देखा है। सफेद रंग का पाउडर था। मुझे तो पक्का यकीन है वो तुम दोनों को नशे की दवा दे रहा है। अम्मा की बात सुनकर बिलाल ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहने लगे, तुम्हारा भाई क्या करता रहता है? अम्मा झूठ तो नहीं कह सकती, यकीनन कोई बात होगी। बिलाल को अचानक अम्मा की बात पर यकीन आ गया था। मैंने बिलाल से कहा,
कुछ तो होश करे। अगर उसने नशे की दवा दी होती तो हम दोनों होश में कैसे बैठे होते। यकीनन अम्मा को कोई गलत फहमी हुई होगी। मगर मेरी सास कहने लगी, बहू मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन इतनी पागल भी नहीं हूँ कि आंखों के सामने का मंजर ना देख सकूं। तुम दोनों को एहतियात करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि फहद के साथ कोई मसला है। सास की बात सुनकर बिलाल एकदम गुस्से से उठे और भाई के कमरे की तरफ बढ़ गए। वो भाई के सामने जाकर खड़े हो गए और कहने लगे, तुमने रात को हमारे दूध में क्या मिलाया था? बिलाल की बात सुनकर भाई ने परेशान होकर बिलाल को देखा और कहने लगे कि मैं क्यों आपके दूध में कुछ मिलाऊंगा? आपको ये गलत फहमी क्यों हो गई है? बिलाल गुस्से में कहने लगे कि मेरी माँ ने मुझे बताया है और उन्होंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से ये हरकत करते देखा है। पहले तुम चोरी छुपे रात को हमारे कमरे में आते थे और अब हमारे दूध में कुछ मिलाकर हमें दे रहे हो। हम तो तुम्हारा भला सोचकर तुम्हें यहाँ लाए थे और तुम हमारे ही दुश्मन बन गए हो। फहद भाई ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मैं अभी और इसी वक्त अपने घर जा रहा हूँ। आइंदा मुझे अपना भाई ना कहना। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी खुशियाँ कुर्बान की हैं और देख लो आज तुम्हारा शोहर मुझे कैसी बातें सुना रहा है। ये चाहता नहीं है कि मैं इस घर में रहूं, इसलिए मुझे निकालने के लिए ये माँ बेटा इस तरह की बातें कर रहे हैं। फहद भाई ने गुस्से में सामान समेटा तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर बिलाल कहने लगे कि इसे जाने दो, अब इसका यहाँ रहना मुनासिब नहीं होगा। मुझे बिलाल से इस रवैये की उम्मीद हरगिज भी नहीं थी, इसलिए मैंने गुस्से में कहा कि अगर मेरा भाई यहाँ नहीं रह सकता तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। अगर आप मेरे भाई पर एतबार नहीं कर सकते तो मैं आप पर कैसे एतबार कर लूं? बिलाल गुस्से में कहने लगे, ठीक है, फिर तुम भी भाई के साथ निकल जाओ। तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? बिलाल की बात पर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपने भाई से कहा कि मैं भी आपके साथ चल रही हूँ और फिर अपना मुख्तसर सा सामान लेकर मैं अपने भाई के साथ आ गई थी। मैं बिलाल से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मुझे हरगिज उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का रवैया अख्तियार करेंगे। अपनी माँ की बातों में आकर वो ना सिर्फ मेरे भाई पर इल्जाम लगाएंगे बल्कि इस तरह जलील भी करेंगे। मैंने भाई से कहा कि मैं खुद आपकी शादी करवाऊंगी और आप एक अच्छी जिंदगी गुजारिएगा। मैं सारा दिन घर के काम काज करती और शाम को लड़कियां देखने के लिए निकल जाती और फिर काफी दिनों बाद मुझे एक लड़की पसंद आ गई। वो बहुत ही अच्छी थी। जब मैंने भाई को उसके बारे में बताया तो भाई ने साफ इनकार कर दिया और ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। वो कहने लगे, मैं अब शादी नहीं करना चाहता। मैंने गुस्से में भाई से कहा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैंने आपके लिए दिन रात एक करके लड़की तलाश की है और फिर आपकी खातिर मैंने अपना घर छोड़ दिया है। आप शादी नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी कैसे गुजारेंगे? भाई मुस्कुराकर कहने लगे, मैं अकेला तो नहीं हूँ, अब तुम भी तो इस घर में मेरे साथ हो। हम दोनों मिलकर सारी जिंदगी गुजार सकते हैं। भाई की बात मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थी। मैंने कहा कि जब लड़की मिल रही है तो क्या परेशानी है? भाई कहने लगे कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसकी शादी हो चुकी है। मैंने अम्मा से बहुत बार कहा था कि मेरा रिश्ता करवा दे, लेकिन अम्मा ना मानी और उस लड़की के घर वालों ने उसका कहीं और रिश्ता कर दिया था। उसके बाद मैंने कभी दोबारा शादी की बात नहीं की थी और ना ही तुमसे कहा कि मेरे लिए कोई लड़की तलाश करो। ये तो तुम थी जो मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढने में लगी हुई हो, लेकिन मुझे तो शादी नहीं करनी। भाई की बात पर मैंने हैरत से पूछा कि फिर आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे तो लगा था कि बस कुछ दिनों की बात है, इसलिए मैं आपको अपने ससुराल ले गई थी। मेरी बात पर मेरे भाई ने ऐसी बात कही कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। वो कहने लगे कि मैं तुम्हारे घर इसलिए गया था ताकि तुम्हें बता सकूं कि जब मनपसंद चीज छिन जाती है तो कैसा महसूस होता है, कैसी तकलीफ होती है। तुम्हारी खातिर अम्मा ने मेरी शादी नहीं की, मुझसे मेरी मोहब्बत दूर कर दी और तुम्हें बिलाल के साथ रुखसत कर दिया। तुम दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजारने लगे और मेरे जज्बात के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अम्मा इस दुनिया से गई तो मैं बिल्कुल तन्हा रह गया। तुमने मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतने ही वक्त तक निभाने की बात की थी। जब तक मैं शादी ना कर लेता
میری خاطر تم ساری زندگی اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتی تھی، لیکن تمہاری وجہ سے میں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی تھی۔ بس اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں اور بلال کو ایک ساتھ نہیں رہنے دوں گا۔ تمہاری ساس نے ٹھیک کہا تھا، میں دودھ میں تم دونوں کو دوا ملا کر دیتا تھا، اس دوا سے تم کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ تم دونوں اولاد کے لیے ترس جاؤ، تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ کر دوسری شادی کر لے، لیکن تمہاری ساس نے مجھے دیکھ لیا اور میرا کام مزید آسان ہو گیا۔ انہوں نے ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ اب تم بھی میرے ساتھ یہی زندگی گزارو تاکہ تمہیں بھی احساس ہو کہ مجھ پر کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے۔ بھائی کی بات سن کر مجھے لگا کہ میرے اندر جان ہی نہیں رہی۔ وہ مجھ پر اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے تھے جبکہ میرا تو گناہ بھی نہیں تھا۔ میں مانتی تھی کہ اماں نے میری خاطر بھائی کی خوشیوں کو قربان کیا تھا، لیکن یہ اماں کا فیصلہ تھا، میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ میرے بھائی نے تو مجھے بے اولادی کے لیے نہ جانے کیسی دوائیں کھلا دی تھی، اور یہ سن کر مجھے بہت شرم محسوس ہوئی تھی کہ وہ راتوں کو میرے کمرے میں آ کر ہمیں دیکھا بھی کرتے تھے۔ میں نے روتے ہوئے اپنا سامان اٹھایا اور واپس اپنے سسرال چلی آئی۔ مجھے دیکھ کر بلال بہت خوش ہوئے اور محبت کا اظہار کرنے لگے۔ میں نے بلال کو اپنے بھائی کی سچائی نہیں بتائی تھی کہ وہ ہمیں دودھ میں کیا ملا کر پلا رہے تھے۔ میرا بھائی کام کے سلسلے میں دوسرے ملک چلا گیا ہے اور میں اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھتی۔ مجھے تو دکھ ہوتا ہے کہ میرے بھائی نے بے شرمی کی ساری حدیں کراس کر دی تھی، مگر یہ تو شکر ہے کہ میرے شوہر کی محبت نے میری ویران زندگی کو پھر سے آباد کر دیا تھا۔